नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। 69 बीपीएससी एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों सुपर फास्ट रिवीजन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लें। प्लेलिस्ट भी बना होगा 69 कॉमन पीटी के नाम से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एग्जाम तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी इस चैनल पे करवाए जाएंगे। करंट अफेयर से संबंधित काफ़ी लोगों की क्वायरी थी कि करंट अफेयर का वीडियो लाइए, तो करंट अफेयर में इस बार शानदार साथियों आपके लिए तैयारी की जा रही है, जिसमें मंथली वाइज हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार यानी 3 पोर्शन को मंथली वाइज सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। यानी जब बिहार करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा तो मंथली वाइज इंटरनेशनल और नेशनल दोनों करंट अफेयर को कंप्लीट किया जाएगा। जैसे जनवरी माह में हम लोग अगर करंट अफेयर को देख रहे हैं तो उसमें नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और बिहार करंट अफेयर, ऐसे जनवरी माह, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी करवाए जाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है मध्यकालीन बिहार, उसमें पहले जो शासक हैं बख्तियार खिलजी, इनसे संबंधित तत्व पूछा जाता है। ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन की तैयारी इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हिशामुद्दीन के सहायक ने बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्व की ओर जो है सफल अभियान किया था। और जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासक इंद्र प्रद्युमन पाल था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक का वास्तविक श्रेय जो है वो किसे जाता है? वो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। पूछा जाता है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखना है बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण जो विजय है वो बख्तियार खिलजी की औदंतपुरी पर मानी जाती है। यह विजय उसने जो है याद रखना है 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की भी स्थापना की थी। किसने की थी? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी हुआ करती थी, और बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित की थी। तो 3-4 पॉइंट जो आपको याद रखना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक श्रेय जो है वो किसे जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है। और बिहार में तुर्कों का सबसे महत्वपूर्ण विजय जो है वो बख्तियार खिलजी की औदंतपुरी पर विजय थी। और तीसरा पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जो है बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई थी और इसे स्थापित किया था। अगला जो वंश है वो साथियों गुलाम वंश है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 ईस्वी से 1229 ईस्वी तक शासन किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। पूछा जाता क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो याद रखना है मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा बाद में तुगरान खां जो है बिहार का राज्यपाल बना था। अगला जो वंश है वो है साथियों खिलजी वंश। खिलजी वंश से संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको याद रखना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है दिल्ली का सुल्तान बना था। उसने 1297 ईस्वी में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में जो है सेना दरभंगा भेजा, लेकिन राजा चक्र सिंह ने उसे पराजित कर दिया था। खिलजी वंश के समय बिहार में गंगा नदी में संलग्न दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्क का आधिपत्य क्षेत्र माना जाता है, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ था। खिलजी वंश के कुछ सिक्के जो हैं वो आपको याद रखना है शाहपुर, भोजपुर से प्राप्त हुए हैं।
तो खिलजी वंश से 2-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगला जो वंश है वो है तुगलक वंश। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक कल आपको बताए थे हरि सिंह को पराजित किया था और महमूद तुगलक ने बिहार का विलय जो है दिल्ली सल्तनत में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर आपको पता है तुगलकपुर रख दिया था। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश को हम लोग बैनवार वंश या आहिलवाड़ वंश के रूप में जानते हैं। बिहार शरीफ जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता था और औदंतपुरी का महाविहार यहीं पे अवस्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, जिस कारण तुर्की ने इस नगर का नाम जो है विहार रखा था, जो बाद में बिहार हो गया, याद रखना है। इस समय के प्रशासनिक इकाइयों आदि का विवरण मिनहाज उल सिराज की रचना तबकात ए नासिरी से देखने को मिलती है। पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। राजगृह या राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेख में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दान किए जाने की भी चर्चा मिलती है। सीरते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत जो हैं शेख अहमद चिम्रपोश से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। सूफी संत हजरत शफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात और याद रखना है आपको मानकिबुल असफी जैसी रचनाओं से हमें बिहार में तुगलक शासक की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। तो तुगलक काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में पूछा जाता है तो सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक उन शासकों को पराजित कर उसने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। लोधी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति काफी सुदृढ़ मानी जाती है। बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। दरिया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खां नुहानी बिहार का प्रशासक बना था। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख के बारे में पूछा जाता है तो 6 अभिलेख है जो आपको याद रखना है। पहला है बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, चौथा है बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, पांचवा है खड़गपुर का राजा का अभिलेख, छठा है भभुआ में शेरशाह का अभिलेख। ये मध्यकालीन में बिहार के कुछ प्रमुख अभिलेख हैं। आगे हम लोग साथियों वीडियो में बढ़ते हैं और बिहार में अफगान शासक, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं हर बार एग्जाम में, तो चलिए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए साथियों। और टेस्ट सीरीज़ में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ लीजिएगा। मात्र 51 रुपये में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी करवाए जाते हैं। डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको जुड़ना है। तो बिहार में अफगान शासन की बात करें तो नुहानियों के सत्ता पतन के साथ ही बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में किसका उदय हुआ? शेरशाह सूरी का उदय हुआ। शेरशाह सूरी जिनके बचपन का नाम फरीद खां था, इनकी उपाधि शेरशाह सूरी या शेर खां के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इनके पिता हसन खां सूर थे। फरीद खां ने बचपन में एक शेर को तलवार के एक वार से मार डाला था, जिससे बिहार में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां नुहानी ने प्रसन्न होकर इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर खां चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। उसी समय उसने कहा था, यदि भाग ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा। यह बात किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। कुछ समय के लिए साथियों ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में फिर से जो है मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरते आला की उपाधि धारण की थी। दोहरिया के युद्ध जो कि 1532 ईस्वी में हुई थी, उसमें शेर खां ने महमूद लोदी का साथ दिया था। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति काफ़ी ही सुदृढ़ की थी। 1537-38 में शेर खां ने बंगाल पर अधिकार किया और 1539 ईस्वी में आपको पता है चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतवा पढ़वाकर तथा सिक्का भी चलवाया था इसने। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। 10 जून 1540 को आगरा में शेरशाह का विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ। शेरशाह सूरी ने
1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह ने मारवाड़ युद्ध के दौरान ही कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका हूँ। फिर उसके बाद 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर का अभियान किया और ये इसका अंतिम अभियान माना जाता है। और कालिंजर के अंतिम अभियान के समय कालिंजर का जो शासक था वो कौन था? वो कीरत सिंह था। कालिंजर अभियान के दौरान जब शेरशाह जो है आपको उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, तो उसी दौरान किले की दीवार से एक गोला लगकर पास रखे बारूद पर आकर उनके सामने गिरा और आग लगने से जो है वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी अपने ही फेंके गए गोले से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख़े दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा इस नगर को 1541 ईस्वी में पुनः बिहार की राजधानी बनाई थी। इसके बाद इसके बारे में आपको याद रखना है कि उत्तर पश्चिम प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेरशाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था। सासाराम में 20 मील दक्षिण पश्चिम में किलेनुमा महल शेरगढ़ का प्रमाण मिलता है, जो शेरशाह के शासनकाल में निर्मित हुआ था। इसके बाद शेरशाह ने अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक किले का निर्माण करवाया था तथा पुनरुद्धार करवाया था, जिसमें चित्तौड़, ग्वालियर, चुनार एवं बिहार में रोहतास का किला काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। पटना शहर में शेरशाह के द्वारा बनवाई गई शेरशाही मस्जिद का प्रमाण मिलता है। शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम रोहतास में स्थित है, यह मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य का एक सुंदर नमूना माना जाता है, जिसका निर्माण 1540 से 1545 के मध्य हुई थी। इस मकबरे के जो वास्तुकार हैं वो मीर मोहम्मद अली वाल खां थे। याद रखना है, पूछा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखना है सासाराम में स्थित है। और इस मकबरे के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? वो है मीर मोहम्मद अली वाल खां। अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी खूबसूरत बताया है। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन के चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबा का दाम नामक सिक्का चलाया था। प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से चर्चित सड़क मार्ग का 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने पुनः निर्माण कराया, जिसे उन्होंने शाह-ए-आजम या सड़क-ए-आजम और बहादुरी सड़क कहा था। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासक ने इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया था। तो शेरशाह से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। इस वीडियो को साथियों एक बार रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बिहार में सूफी संत। इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। बिहार में सबसे पहले जो है चिश्ती सिलसिले के सूफी संत आए थे। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फ़की बिहार के सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। बिहार में चिश्ती, कादिरी, सुहारवर्दी, मदारी, फिरदौसी सिलसिले के संत काफ़ी सक्रिय रहे। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय जो थे वो फिरदौसी सिलसिले के संत थे। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत महदूम शफुद्दीन याहिया मनेरी थे, जिनका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। इसके बारे में 3-4 बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 5-6 सिलसिला है जिनसे संबंधित जो प्रमुख संत है उसके बारे में पूछा जाता है। चिश्ती सिलसिला से संबंधित जो संत है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरे हैं कदरिया सिलसिला से दारा शिको और फ़कीह महमूद शाह। नक्शबंदी सिलसिले से याद रखना है शेख अहमद सरहिंदी। सुहारवर्दिया सिलसिले से शेख बहाउद्दीन जकारिया। और फिरदौसी सिलसिले जो 3 बार पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा, तो याद रखना है सैफुद्दीन याहिया मनेरी। सूफी संत से संबंधित ये तथ्य जो आपको याद रखना है। अगला है साथियों बिहार में सिख धर्म। बिहार में सिख धर्म का संबंध बिहार से बहुत पुराना रहा है। गुरु नानक देव द्वारा पूछा जाता है कि गुरु नानक देव जो कि सिख के प्रथम गुरु थे, वो जब बिहार आए थे तो उन्होंने सबसे पहले गया, फिर राजगीर, फिर पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर एवं कहलगांव की यात्रा की थी और उसके बाद वो राजमहल चले गए थे। राजमहल आपको पता है झारखंड है। इनके जो है आने का क्रम पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। सबसे पहले गया, फिर राजगीर, फिर पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर, उसके बाद कहलगांव से होते हुए वो झारखंड राजमहल की ओर चले गए थे। इसके बाद सिखों के नवे गुरु ये भी बिहार आए थे, इनके बारे में भी पूछा जाता है। 17वीं शताब्दी में इनका जो है उत्तरार्ध हुआ था और ये थे कौन? नवे सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। वे सबसे पहले सासाराम तथा गया से होते हुए पटना पहुँचे थे।
पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा की स्थापना की थी। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपको धार्मिक स्थल है, आपको पता ही होगा। 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह के 300 आपको याद रखना है 50वां जन्मोत्सव यानी प्रकाश पर्व के रूप में इसका आयोजन किया गया था। तो सिख धर्म से संबंधित ये तथ्य जो कि बिहार के संदर्भ में है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं और आज के लास्ट टॉपिक मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति थी उससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। यानी कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको कराना है ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। चलिए, पहले जो शासक हैं अकबर। अकबर के बारे में आपको याद रखना है, बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक जो अकबर हैं उसने 1574 ईस्वी में आक्रमण किया था और इस समय यहाँ का शासक दाऊद खां हुआ करता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल का सूबा या प्रांत बना दिया था तथा खान ए खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मानसिंह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिन्होंने 1587 से लेकर 94 के बीच में बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की थी। मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में बिहार राजगीर सलीम के विद्रोह के रूप से प्रभावित हुआ था मुख्य रूप से। तो ये अकबर से संबंधित तथ्य हैं जो आपको याद रखना है। अगला जो शासक थे वो थे जहांगीर। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार यानी प्रांतपति नियुक्त किया था। बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था तथा दरभंगा में एक मस्जिद एवं नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया था। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खां की उपाधि दी तथा 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया। इसके पश्चात इस्लाम खां बिहार का सूबेदार बना था। अबुल फजल का जो पुत्र था अब्दुल रहमान या अफजल खां, वह 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 ईस्वी में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, VBI लगा सकते हैं, याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ अन्य तथ्य, जैसे औरंगजेब के समय गया जिले में दाऊद नगर, जिसे हम लोग वर्तमान में औरंगाबाद जिले के रूप में जानते हैं, नामक जो है शहर बसाया था तथा पटना में दारुल अदल का निर्माण हुआ था। लश्कर खां के समय बिहार में ब्रिटिश यात्री बर्नियर आया, जिसने पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक माना था। इसी दौरान बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं डच यात्री आपको याद रखना है डी सैफी ने किया है। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कर इसका नाम जो है अजीमाबाद रखा था। याद रखना है किसने? अजीम ने। इसके बाद फारुखसियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना अजीमाबाद में राज्याभिषेक हुआ था। पूछा जाता है कि किस मुगल शासक का पटना में राज्याभिषेक हुआ था, तो वो थे फारुखसियर। इसके बाद याद रखना है मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो मध्यकालीन बिहार से संबंधित इतने ही तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल से हम लोग साथियों बिहार में जनजातीय विद्रोह यानी मॉडर्न बिहार की ओर बढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न बिहार से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक कर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 5, 6, 7 वीडियो में हम लोग मॉडर्न बिहार को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यही सही होगा साथियों कि जितने भी आपको अभी तक टॉपिक कराए गए हैं, प्राचीन बिहार, इसके बाद मध्यकालीन बिहार, दोनों का MCQ करवा दे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम लोग साथियों आधुनिक बिहार की ओर बढ़ेंगे, ये सबसे अच्छा रहेगा, तो ये आपको करवा दिया जाएगा। चैनल को साथियों रेगुलर फॉलो करें और रेगुलर वीडियो को देखें, एक भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में नहीं छूटेगा। और करेंट अफेयर का भी जल्द ही वीडियो लाएंगे, यानी बिहार स्पेशल करेंट अफेयर। इसके बाद साथियों साइंस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी करवाया जाएगा। अगर साथियों ये नोट्स आप अभी तक नहीं लिए हैं तो इस नोट्स को ले लीजिए, ये नोट्स को आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा, आसानी से आप कोई भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो PDF पहले साथियों आप ले लीजिए। PDF लेने के लिए आपको मात्र 60 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा, इस माध्यम से आप ले सकते हैं। ऊपर वाले नंबर पे 80 पे पेमेंट करना है, नीचे वाले नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है।
5 से 10 मिनट के अंदर PDF भेज दिया जाएगा। प्रिंट करवा लीजिए, वीडियो के साथ साथ PDF में मार्क करते हुए चलिए, देखिएगा कोई भी प्रश्न आपका बिहार स्पेशल में नहीं छूटने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।